फाइनली मेरे पास जो भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज है उसे मैं आप सबों के साथ शेयर कर सकती हूँ। पर जो नॉलेज है उसे शेयर करने से पहले आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कुछ दिन से मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, लेकिन अब से रेगुलर वीडियोस आने लगेंगी। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस। इससे पहले भी इस सीरीज़ की 3 वीडियो आ चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन तीनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला लिटरेरी टर्म है एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। तो जैसे आज के जो पोएट्स होते हैं या राइटर्स होते हैं, तो उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिलता, मतलब कोई न्यू टॉपिक नहीं मिलता या न्यू नीश नहीं मिलता जिसमें वह लिख सके या फिर कुछ क्रिएटिव वर्क कर सके। तो इसी वजह से वो जो लिखते हैं वो किसी ना किसी रूप में अपने पास्ट से इन्फ्लुएंस हो करके ही लिखते हैं। जैसे कि आज अगर कोई ट्रेजेडी लिखता है तो उसमें से कुछ इन्फ्लुएंस शेक्सपियर के प्लेज में से भी हो सकते हैं या फिर दूसरे तरह के पोएट्स या राइटर्स के जो राइटिंग्स होते थे उनसे इन्फ्लुएंस हो करके हो सकते हैं। बोलने का मतलब है कि आज के राइटर जो भी लिखते हैं उनमें कुछ भी ओरिजिनलिटी नहीं रहती है, कहीं ना कहीं से सारे लोग इन्फ्लुएंस हो करके ही लिखते हैं। तो इसी की लिटरेरी टर्म है एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एपोक्रिफा। तो एपोक्रिफा एक ऐसा टर्म होता है जिसमें हमें यह पता चलता है कि कोई भी जो राइटिंग है, कोई टेक्स्ट है या फिर कोई पोयम है, उसके पोएट या फिर उसके राइटर के बारे में हमें जानकारी नहीं होती। मतलब सटीक जानकारी नहीं होती कि इसे किसने लिखा होगा या किसने इसे डिज़ाइन किया होगा, किसने यह पोयम लिखी होगी। तो ये सब बातें हमें उसके बारे में पता नहीं होती। जैसे आज के डेट में भी बाइबल के कुछ ऐसे बुक्स हैं जिसके बारे में हमें आज भी नहीं पता कि उन बुक्स को किसने लिखा होगा। तो यह सब जो है वह एपोक्रिफा के एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। तो एपोक्रिफा बेसिकली वही होता है जिसका राइटर एनोनिमस होता है। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एपोरिया। तो एपोरिया का मतलब यह होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ लिखा हो, कोई पोयम लिखी हो या फिर कोई ऐसे लिखा हो मैंने, तो मुझे खुद पे ही शक है कि क्या मैंने उस पोयम में जो लिखा है वो रियल में एग्जिस्ट करता है, मतलब क्या उसका रियल में कोई मीनिंग निकलता है। इसका डायरेक्टली बोला जाए तो मीनिंग यह होता है कि जो राइटर होता है या फिर जो पोएट या ऑथर होता है उसे खुद के वर्क्स पर डाउट होता है कि क्या उसने जो लिखा है वह सही है या गलत। तो इसी को हम लिटरेचर में टर्म करते हैं एपोरिया नाम से। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एपिस्ट्रॉफी। तो एपिस्ट्रॉफी का मतलब आप सब जानते होंगे, जो ई एस या फिर एस लगाया जाता है, उसमें बीच में एक कॉमा लगाया जाता है ऊपर में। पर लिटरेचर में एपिस्ट्रॉफी का मतलब कुछ और होता है। लिटरेचर में इसका मीनिंग होता है किसी ऐसी चीज़ या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करना जो कि उस टाइम पे वहाँ प्रेजेंट नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए नेहाज बैग। तो इसमें हम जो ऊपर कॉमा लगा के या फिर एपोस्ट्रॉफी लगा के एस लिखते हैं, उसका मीनिंग होता है कि नेहा का बैग। ज़रूरी नहीं है कि ये जो नेहा है वो वहाँ पे प्रेजेंट ही हो। तो ऐसी कोई भी लाइंस जिसमें राइटर किसी थर्ड पर्सन के बारे कुछ बोलता हो जो कि उस सिचुएशन पे या उस प्रेजेंट टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, मतलब उपस्थित ना हो, तो इसी का जो लिटरेरी टर्म होता है उसे हम बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। और ये जो एपोस्ट्रॉफी होती है या कोई लिविंग थिंग भी हो सकती है या फिर नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है असाइड। तो असाइड जो टर्म है वो यूज़ होता था ज़्यादातर प्लेज में, क्योंकि वो स्टेज पे परफॉर्म किए जाते थे। तो उसमें क्या होता है कि एक जो कैरेक्टर होता है उसकी आवाज़ें जो इंसान उसे देख रहा है वह सुन सकता है। मतलब कि ऑडियंस को उसकी आवाज़ आती थी, लेकिन जो बैक स्टेज में रहते थे या फिर अदर जो कैरेक्टर्स होते थे उन्हें वह आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। जैसे मान लीजिए कभी कभी कोई इंसान चाल खेलता है किसी के खिलाफ, तो वह खुद में बात करता है।
तो अब आप ही सोचिए कि अगर खुद में बात करने का मतलब तो मन में बात करना होता है, तो अगर एक्टर्स मन में बात करेंगे तो ऑडियंस को पता कैसे चलेगा कि वह कुछ सोच रहे हैं। इसीलिए इस चीज़ को डिस्प्ले किया जाता था वॉइस के थ्रू। वह बोलते ज़रूर थे पर जो अगले जो कैरेक्टर्स होते थे उसके साथ प्लेज में, तो वह उस वॉइस को नहीं सुन पाते थे। तो इसी को हम बोलते हैं असाइड। और असाइड की जो वॉइस होती है वह सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को सुनाई देती है, और जो पर्सन बोल रहा होता है या कुछ सोच रहा होता है वह बस उसे ही सुनाई देती है। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है वॉवेल्स का रिपीटेशन। एग्जाम्पल के लिए एक लाइन में बताती हूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी में ओ और पॉलिसी में पो, तो ये दोनों एक सिमिलर साउंडिंग वॉवेल है। तो इसी तरह के जो लाइंस लिखे जाते थे पहले, खास करके प्रोज में, तो इसे हम कहते हैं एसोनेंस। और एक एग्जांपल के लिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो कैट और बैग, इसमें जो ए वावेल का साउंड आ रहा है वह बिल्कुल ही सिमिलर है, तो इसी को हम बोलते हैं एसोनेंस। फिर हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है ऑटोबायोग्राफी। मान लीजिए कल को जाकर के आप अपने हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, मतलब अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं, तो वह जो राइटिंग होगी, वह जो टेक्स्ट होगा, वह कहलाएगी ऑटोबायोग्राफी। ऑटो इसलिए क्योंकि उसे आपने लिखा है, और बायोग्राफी होती है वह जो अपने किसी के लाइफ के बारे में हो। दोनों वर्ड मिला करके ये बन जाएगा ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि इसे आपने खुद लिखा है, खुद के लाइफ के बारे में। फिर हमारा लास्ट लिटरेरी टर्म है एवंट गार्ड। एवंट गार्ड का फ्रेंच में वर्ड होता है एडवांस्ड गार्ड। इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को उसके एडवांस लेवल पे ले जाना, उसके बाउंड्रीज को पार करके उसे और आगे इनोवेट करना, चाहे वो कल्चर का फील्ड हो, आर्ट का फील्ड हो या फैशन का फील्ड हो। तो आज जो भी इंसान यहाँ पे काम कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, तो अगर अपने फील्ड में वो कुछ नया इन्वेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं अवांट गार्ड। मतलब यही जो प्रोसीड्यूर होता है, यही जो प्रोसेस होता है इनोवेशन का, बाउंड्रीज को पुश करके, उसे ही हम कहते हैं अवांट गार्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और यह जो वीडियो है वह ए से स्टार्ट होने वाले लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस की लास्ट वीडियो है। अगले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे बी से स्टार्ट होने वाले लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस। तब तक के लिए वेट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें।